दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज हमने अपना कैमरा उठाया है भाई। एक तो ये ट्रक ना इतनी आवाज़ करते हुए जाते हैं अपनी फॉर्च्यूनर का रिव्यू बनाने के लिए। फॉर्च्यूनर पर अपनी आज तक जो है ना 1,20,000 से कुछ ज़्यादा चल चुकी है। तो चलो इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बता देते हैं। और अगर आप नीचे देख सकते हो तो नीचे गाड़ी के नीचे काफ़ी पानी गिरा हुआ है क्योंकि एसी चल रहा था। फ्रंट के एसी का फ्रंट में पानी गिरता है और रिवर्स वाले जो रेयर वाला एसी है उसका रेयर में पाइप दे रखा है, वहाँ से उसका पानी गिरता है। अब आपको ये बता देते हैं आज की वीडियो में कि भाई आपको हम बताने का वाले है भाई 2-3 चीज़ें बताएंगे। एक तो इसकी सर्विस की कॉस्ट आपको मेजर बताएंगे, प्लस मेरा पिछला पूरा जो 1,20,000 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। मगर यहाँ पर खड़े होकर नहीं, गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है और इस बहाने से ना रास्ता भी कवर होगा। बाकी अगर आप ट्रैवल वीडियो हमारी नहीं देखते तो दोस्तों ज़रूर देखो। इस टाइम पे हम जा रहे हैं ऋषिकेश की साइड में, तो ट्रैवल करते करते चलो आओ आपके साथ में 2 बातें बतिया लेते हैं और बताते हैं आज की वीडियो में हम फॉर्च्यूनर के बारे में क्या बताने वाले हैं। कंपनी ने गाड़ी मस्त चमका के दी है। बस जो ये जो स्टीरियो सिस्टम है ना, स्टीरियो सिस्टम पे वो जो लड़का होगा अपना क्लीन करना भूल गया होगा, नहीं तो बाकी पूरे में पॉलिश तो कर रखी है। मगर इस बार जो है ना ये वाली जो पॉलिश है जो यहाँ वाली है, पहले ये शाइन वाली होती थी, इस बार इसमें शाइन उतनी नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं है भाई। और दूसरी बात जो सबसे मेजर बात ये भाई कि आप लोग ना सबके सब वेट कर रहे हो ये पता लगाने के लिए कि 1,20,000 किलोमीटर की सर्विस में इसकी सर्विसिंग कॉस्ट आई कितनी है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज तक 1,20,000 तक भी ना इसका भाई इंजन ऑयल नहीं, कूलेंट जो है ना भाई, कूलेंट चेंज नहीं हुआ है। इस बार भी मैंने सर्विस एडवाइजर से बोला था, मैंने कहा भैया देख लो इसका कूलेंट चेंज नहीं कह रहा, टेंशन मत लो, ये 1,60,000 में चेंज होता है। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप 1,60,000 पे कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने काम क्या क्या करवाया है। जब गाड़ी सर्विस पे गई थी तो मैंने कहा था एक तो वाइपर देख लेना अगर वाइपर ब्लेड कट गए हों, क्योंकि जनरली क्या होता है मेरी गाड़ी ना हाईवे पे चलती है, अजीब से रास्तों से जाती है, राजस्थान होकर भी आई है, तो वाइपर ब्लेड ना कट जाते हैं। तो मैंने कहा चेक कर लेना, अगर वाइपर ब्लेड कटे होंगे तो भाई चेंज कर देना, इधर रहने देना, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात आती है कि मैंने कहा एक काम जरूर करना, इसका जो रेडिएटर कंडेंसर है ना उसको ओपन करके हटा के उसको क्लीन करके भाई वापस लगा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, इसका जो है ना ओपन करके क्लीनिंग कर लेते हैं। उसकी जो कॉस्टिंग है मतलब लेबर और सर्विसिंग वगैरह की तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपए की पड़ी थी। सेंसर्स वगैरह का उन्होंने इस बार मेरे को कोई कॉस्ट डाली नहीं क्लीन करने के लिए। इंजन ऑयल वगैरह चेंज कर दिया, इंजन फिल्टर चेंज हुआ है, जो एसी का फिल्टर होता है वो चेंज हुआ है, ठीक है। और तो बाकी कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ है। 30,000 का उन्होंने एस्टिमेट भेजा था। मैंने कहा यार स्टार्टिंग से तुम लोगों के पास में गाड़ी सर्विस के लिए आ रही है, इसमें डिस्काउंट वगैरह बताओ क्या दोगे। तो उन्होंने डिस्काउंट के नाम पे मेरे को कहा कि जो है ना सर लेबर पे 10% चल रहा है, पार्ट्स पे 5% चल रहा है। ठीक है कर दो। तो 29,000 के आसपास का उन्होंने बिल बनाया था। उन्होंने कहा सर आप एक काम करो 27,000 का हमें पेमेंट कर दो। तो कर दी भाई। ये 27,000 की पेमेंट है जो कि 1,20,000 किलोमीटर की सर्विसिंग पे आई है। इससे अगर मैं कुछ टाइम पहले तक बात करूं तो एक मतलब वहाँ पे बंदा था, उससे मैं सेटिंग कर लेता था, तो वो काफ़ी कुछ काम जो है ना गाड़ी में करवा देता था और बिलिंग में लेस करवा देता था, मतलब बिल में नहीं चढ़ता था और काफ़ी काम मेरा वैसे ही हो जाता था। उसको मैं 1,000-1,500 जो भी अगर मान के चलो 8-9 हज़ार का उससे मेरा फ़ायदा कराया तो 1,000-1,500 रुपये मैं उसको दे देता था। वो भी खुश रहता था भाई, हम भी खुश रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और गाड़ी तब भी क्या ठीक चली रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी थी उसके सर्विस कराते हुए भी। बट अब वो ना वहाँ से छोड़ के जा चुका था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब छोड़ के चला गया तो कोई बात नहीं। अब अगर वो होता भी ना, जो अपना बंदा था वहाँ पे जो ठीक ठाक कराता था, तो भाई जो मेरा 27,000 का बिल है वो तकरीबन जो है मान के चलो 19,000 के आसपास का करा देता। मतलब 19,000 उसके साथ में बिल आता, 1,000-1,500 रुपये करके 7-8 हज़ार के, तो तब भी मेरे को उसके साथ में फ़ायदा हो ही जाता था। कोई बात नहीं। बाकी एसी के वेंट्स वगैरह की क्लीनिंग ऐसा उन्होंने कुछ करी नहीं है। जब रेडिएटर और कंडेंसर उन्होंने ओपन करके लगा के क्लीन करके लगाया ना, तो वैसी ही कूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैंने उनको ये बोल दिया था कि जो गैस इसमें आप डालोगे ना एसी की, अगर और रिक्वायरमेंट लगे तो भाई और डाल देना, मेरे से पूछना मत, बस पेमेंट में डाल देना कि हाँ जी इतनी
जो है ना गैस डली है, क्योंकि जब भी रेडिएटर और कंडेंसर खुलता है ना, थोड़ी बहुत गैस, जैसे पेच वगैरह खोलते हैं, थोड़ी बहुत गैस की लीकेज, गैस हटती है, लीकेज नहीं, थोड़ी कम होती है, फिर वो डाल देते हैं 100 ग्राम या 200 ग्राम के समथिंग जो है ना, उन्होंने पैसे लिए थे। ओके करके मैं बाद में पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जो एसी की परफॉर्मेंस है वो चेक करी? कह रहा है चेक करिए सर, मैंने चेक करा है, पूरा चिल्ड कर रहा है। सही कह रहा था भाई, बिल्कुल चिल्ड कर रहा है, बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मेरी जो सर्विस हो रही है एक ही सर्विस सेंटर से हो रही है, गैलेक्सी टोयोटा से, और फिलहाल किसी से सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। मगर हाँ, अगर टोयोटा की सर्विस की मैं बात करूँ तो भाई देहरादून में एक बार क्या हुआ था, ये जो क्लच है, क्लच मेरा आवाज़ करने लगा था जब मैंने पेट्रोल डीजल भरवाया था ना बीच रास्ते में, तो मुझे पता चला क्लच आवाज़ कर रहा है। फिर मैं देहरादून में तो नहीं, मतलब ऋषिकेश के पास पड़ता था वो सर्विस सेंटर, ट्रस्ट टोयोटा करके, उनके पास मैं लेके गया। उनको मैंने बोला सर ऐसे बात है भाई, तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप थोड़ी वेट करो, स्टाफ कम है आज। और वो काफ़ी टाइम लगा रहे थे, फैमिली साथ में थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ना गाड़ी वापस ही ले लेता हूँ, बाहर चलता हूँ। गार्ड ने कहा सर 2 मिनट रुको, और गार्ड ने गाड़ी रोक के ना तुरंत के तुरंत दौड़ के वहाँ पे, मतलब अपने जो बैरक बने हुए थे उनके गार्ड के, उस रूम में जाके सीधा कॉल करा सर्विस एडवाइज़र को कि ऐसे ऐसे दिल्ली की गाड़ी आई हुई है और दिल्ली की गाड़ी ना वापस जा रही है। ये तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला होगा, ये मुझे नहीं पता भाई क्या बोला है, मगर तुरंत ना सर्विस एडवाइज़र दौड़ के आई। उन्होंने, लेडी ने कहा सर ऐसे ऐसे आप क्यों जा रहे हो? मैंने कहा यार आप ना बहुत टाइम लगा रहे हो, सर्विस एडवाइज़र नहीं है आपके पास में, वो भाई हमारी गलती थोड़ी है, आपके पास तो होने चाहिए जब इतना बड़ी कंपनी आप रन कर रहे हो। कह रहे सर मैं आपकी बात समझ गई, आप गाड़ी दो हमें, हम आधे घंटे के अंदर आपको सर्विस करके इसकी देते, मतलब जो क्लच की प्रॉब्लम है वो ठीक करके देते। मगर मैंने कहा 10 मिनट में तो आपका लंच हो रहा है। कह रहे सर हम लंच नहीं करेंगे आपके लिए। मतलब उस बात ने भाई साहब मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने जब ऐसी बात बोली ना, मैंने कहा यार कहीं भी चले जाओ, ऑल ओवर इंडिया, क्या यार ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको टोयोटा की एक क्लास से भी अगर कुछ ऊपर होता हो ना, तो भाई वो वाली ना आपको बढ़िया सी सर्विस मिलेगी। तो भाई मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ टोयोटा कंपनी के साथ में, इसलिए तो लोग जो है टोयोटा खरीदते हैं। और एक बात और है इस गाड़ी के साथ में कि आप एक बार इसकी सर्विस करा लो, हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। 10,000 किलोमीटर पे सर्विस कराने के बाद में, उसके बाद फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, मतलब 10,000 किलोमीटर के बाद में नेक्स्ट गाड़ी जो है ना 10,000 किलोमीटर पे ही जाएगी, उससे पहले आपको गाड़ी सर्विस पे भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही रेयरली अगर ऊट पटांग गाड़ी चलाओगे, कुछ परेशानियां करोगे, दिक्कतबाजी करोगे तो दिक्कत होगी, नहीं तो ठीक ठाक चलाते रहोगे ना, रफ एंड टफ भी चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ऊट पटांग जैसे ऑफ रोडिंग ज़्यादा करोगे, ऐसे ये सब चीज़ें करोगे तो प्रॉब्लम होती है, नहीं तो चल जाती है आराम से, ब्रेक डाउन वगैरह कुछ नहीं होता भगवान की कृपा से। अभी तक सही है, अभी तक एक बार भी रास्ते में नहीं हुआ है, सही चलती रही है, ये बड़ी प्रभु की कृपा है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि भाई इंश्योरेंस की कॉस्ट जो आपको पड़ती है, ठीक है जी, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट में आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि एक्सीडेंट, अगर आप जीरो डेप भी ले रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंटल में अगर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो उसमें इंजन का हो गया, पानी का हो गया, सब चीज़ वो लोग देते हैं, एवरीथिंग सब कुछ देंगे जीरो डेप में। बट अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है और गाड़ी मेन रोड पे खड़ी हुई है, एग्जाम्पल मान के चलो गुड़गांव के जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनके बाहर खड़ी हुई है और गुड़गांव के वहां पे भर गया पानी ढेर सारा, तब आपको ये करना है कि भाई इंजन तो हो जाएगा सीज, क्योंकि पानी भर जाएगा, या तो गाड़ी चलती हुई हो और उस पानी में से निकल जाए, फिर तो कोई बात नहीं है। मगर जब गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो इंजन के अंदर पानी चला जाता है और इंजन हो जाता है सीज। तो मेरे भाई आप जीरो डेप लेने के बाद भी ना ये चीज़ ना आपकी इंश्योरेंस में कवर नहीं होएगी। ये मुझे टाटा पंच के इंश्योरेंस लेते हुए तब मुझे कंफर्म हुआ था, कितने सालों बाद। नहीं तो लोगों को यही होता है कि भाई हमने जीरो डेप ले रखी है, किसी भी तरीके की परेशानी हो जाए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी परेशानी हो जाए, कि हाँ जी रैट रोडेंट का तो मिल जाता है कि अगर चूहा वायरिंग काट गया तो वायरिंग चेंज करा के वो दे देते हैं, मगर जो पानी का नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है ना कुछ नहीं होता है ज़्यादा, मेरे ख्याल से ना 500 या 600 रुपये ऐसी समथिंग वो आपसे चार्जेस लेंगे। आप उनको बोलो कि भाई वाटर लॉगिंग का भी ना अलग से डालो हमारे इसमें,
क्लॉस मतलब चार्जेस। तो अब वो वाटर लॉगिंग का ना पता नहीं 500-600 होता है या 150-200 रुपये होता है। वाटर लॉगिंग का भी वो लोग इसमें एंटर कर देंगे। उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी वाटर लॉगिंग में भी इंजन सीज हो गया ना, आपको प्रॉपर ठीक करके दे, चाहे वो इंजन चेंज करके दे, जो भी सर्विस सेंटर करेंगे मतलब बिल्कुल गाड़ी चालू करके देंगे, बिल्कुल सही करके दे देंगे आपको जीरो कॉस्ट पे। जो भी इंश्योरेंस के पेपर वर्क के चार्जेस होते हैं 1001 रुपये वो आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा आपके सर पे कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ये चीज़ दोस्तों आप ज़रूर याद रखना अगली बार इंश्योरेंस लेते समय। चलो अब इस रास्ते को भी पार करते हैं। अपनी गाड़ी देख लो, 1,20,194 किलोमीटर 194 किलोमीटर चल गई है। मैंने सोचा था कि ये ना ऋषिकेश वाला भी रास्ता जो है ना इसी बार मैं कवर कर लूँ। बट क्या हुआ था कि पिछली बार जो 1,10,000 किलोमीटर की जो सर्विस थी ना, वो एग्जैक्ट 1,10,000 पूरे नहीं हुए थे मेरे, 1,09,500 ऐसी समथिंग हुए थे। तो मुझे पता था 500 किलोमीटर का वो गैप था, यानी कि 10,000 किलोमीटर तो मेरे 1,19,500 पे हो गए होंगे। 500 किलोमीटर में पहले ही एक्स्ट्रा चला चुका था। तो मैंने कहा रिस्क मत लो यार, भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना उसी हिसाब से गाड़ी की ना परफॉर्मेंस सही रहती है। हाँ, इस बार ना एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उनको बोला भाई सिंथेटिक ऑयल डाल दो इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सिंथेटिक ऑयल नहीं, ऑर्डिनरी ऑयल डाल दो, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल और ऑर्डिनरी ऑयल में ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, पूरा तो एग्जैक्ट तो डबल का फर्क नहीं था, मगर हाँ ऑलमोस्ट डबल का फर्क था। तो उन्होंने कहा सर मिनिमम कॉस्टिंग वाला हमारे पास में सिंथेटिक ऑयल ही है। इसके ऊपर ना एक नया ऑयल आया है जिसको हमने नाम दिया है प्रीमियम ऑयल, वो और बढ़िया है। तो मैंने कहा नहीं रहने दो, प्रीमियम रहने दो, तुम भाई सिंथेटिक ही डाल दो। तो उसमें सिंथेटिक ऑयल डाला हुआ है। सिंथेटिक ऑयल का ना और ऑर्डिनरी ऑयल में फ़र्क ये रहता है, इनके पास तो नहीं था, मगर हाँ अगर आप बाहर से किसी और सर्विस सेंटर से सर्विस करवाओ तो हो सकता है आपको ऑर्डिनरी ऑयल भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। टोयोटा के सर्विस सेंटर पे कह रहा हूँ मैं। तो भाई ऑर्डिनरी और सिंथेटिक ऑयल में ये फ़र्क हो जाता है कि सिंथेटिक ऑयल में जैसे देखो 6 गियर पे गाड़ी चल रही है मस्त, बिल्कुल भी गाड़ी में इंजन में 1% की नॉइज़ नहीं है। जो भी आपकी नॉइज़ है ना, वो टायर की जो रोटेटिंग नॉइज़ होती है, जो बाहर की जो थोड़ी बहुत नॉइज़ है, वही जो है हल्की फुल्की आएगी, मतलब इंजन की नहीं है। जो कि इंजन की जो रोरिंग वाली आवाज़ है, रोरिंग शेर वाली जो आवाज़ होती है भाई, वो आपको आएगी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर तक भी, जब तक आप हैवी पिकअप लेते हो। उसके बाद 6 गियर पे तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, मस्त हो जाता है। चलो अब इस रास्ते को कवर करते हैं। अगर आपको इस वीडियो को रिलेटिंग या टोयोटा फॉर्च्यूनर के रिलेटिंग कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना। बाकी आप लोग ये ज़रूर पूछेंगे भाई गाड़ी की एज कितनी हो चुकी है। गाड़ी की एज तकरीबन 8 ईयर्स प्लस हो चुकी है। गाड़ी में तकरीबन जो है ना ये कौन सा साल चल रहा है, 2025 के स्टार्टिंग में ना गाड़ी चेंज कर देंगे, क्योंकि दिल्ली में फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन गाड़ियों को चलाना। मगर हाँ, गाड़ी की परफॉर्मेंस इतनी उम्दा है। अगर ये 15 साल वाला जो 10 साल वाला जो रूल है डीजल गाड़ियों के लिए, अगर ये नहीं आया होता तो भाई मैं पक्का इसको पूरा 15 साल चलाता, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में एक नंबर है। अब प्रॉब्लम ये है कि फॉर्च्यूनर दोबारा से लेने के लिए ना उसका प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 50-55 लाख रुपए के आसपास हो चुका है। और दूसरी बात, जब अब जो है ना 6 महीने के अंदर नई वाली फॉर्च्यूनर लॉन्च होने वाली है, उसका 5-1 लाख रुपए प्राइस कम से कम और मान के चलो तो 60 के आसपास का जो है ना नई वाली फॉर्च्यूनर का प्राइस आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे यार। मैं ये नहीं कहता कि हाँ मैं ये चेंज करके फॉर्च्यूनर ही लूँगा। हो सकता है कि मैं किसी छोटी गाड़ी पे शिफ्ट हो जाऊँ, मतलब जो इससे थोड़ी नीची हो, इससे थोड़ी नीची मतलब फाइनेंस के मामले में भी इससे नीची हो, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस तो बाकी सारी गाड़ियाँ दे ही देती है, और हो सकता है इससे ऊपर भी हो जाए, कुछ नहीं पता भाई। देखो वक्त का कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो चीज़ तो ना वक्त पे ही डिपेंड करती है, प्रभु पे डिपेंड करती है, मेरे भोलेनाथ पे डिपेंड करती है, मेरी माता रानी पे डिपेंड करती है कि वो उस टाइम पे मुझे क्या गाड़ी दिलवाएंगे। चलो आज की ये जर्नी जो है ना अब हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं, और आज का जो फॉर्च्यूनर का ब्लॉग है भाई यहीं पर ही कंप्लीट कर देते हैं। आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना आगे नक्को जावत रही। चलो आज के लिए गुड बाय, टेक केयर। 1 मिनट ना, ये आगे ना टर्न, अगर मैंने जय माता दी बोल के और आपको सलाम करा तो ये स्टीयरिंग छूट जाएगा और गाड़ी जो है ना झाड़ियों में चली जाएगी। एक बार ये देखो, ये टर्निंग आ रही है ना, आपको दिख रही है ना सारी, यहाँ पे पूरा डाइवर्शन वगैरह भाई ये है।
अब इसको जब हमने पार कर लिया है ना, फिर आपको बोलते हैं चलो जी दोस्तों आज के लिए गुड बाय, टेक केयर। अरे फिर टर्निंग आई है, कोई बात नहीं। जय माता दी।